जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त कथा शिल्पी सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, धूप छाँव के दिन। तो शुरू करें कहानी धूप छाँव के दिन। हरिकृपा ने अपने पिता से एक कहानी सुनी थी। ईश्वर के दरबार में आयु बट रही थी। सबसे पहले चमगादड़ की पुकार हुई, तुम्हारी आयु 100 वर्ष होगी। चमगादड़ घबरा गया, भगवान मुझे जीवन भर उल्टा लटका रहना है, इतनी लंबी आयु नहीं चाहिए। भगवान बोले, दी हुई आयु वापस नहीं ली जाएगी। श्वान की पुकार हुई, तुम्हारी आयु 75 वर्ष। श्वान घबरा गया, मुझे जीवन भर दुत्कार झेलनी है, लंबी आयु नहीं चाहिए। आयु दी जा चुकी है। बैल की पुकार हुई, आयु 50 वर्ष। बैल घबरा गया, मुझे जीवन भर हल चलाना, बोझ ढोना है, लंबी आयु नहीं चाहिए। आयु दी जा चुकी है। मनुष्य की पुकार हुई, तुम्हारी आयु 25 वर्ष। मनुष्य घबरा गया, 25 वर्ष बहुत कम है, मुझे तमाम जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी, मेरी आयु 100 वर्ष कर दें। आयु बांटी जा चुकी है। तुम चारों प्राणी आपसी समझौते से आयु का लेन देन करना चाहो तो कर सकते हो। चमगादड़, श्वान, बैल ने अपनी अपनी आयु से 25 वर्ष मनुष्य को दे दिए, लेकिन मनुष्य की वास्तविक आयु 25 वर्ष है। इस आयु वर्ग में वो जीवन का वास्तविक आनंद लेता है। 25 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में बैल की तरह दिन रात काम करते हुए जिम्मेदारियां निभाता है। 50 से 75 वर्ष के आयु वर्ग में शारीरिक रूप से निर्बल निठाल होकर परिवार और समाज की उपेक्षा झेलता है। 75 से 100 वर्ष के आयु वर्ग में ध्वस्त अवस्था में पड़ा मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। हरिकृपा श्वान आयु व्यतीत करते हुए गृह ग्राम ताला में रहते हैं। वे इस आयु वर्ग को निरर्थक नहीं, युद्ध मानते हैं। खुद को संतुष्ट, समर्थ, सक्षम, सफल दिखाते हैं। उन्हें करुणा और सहानुभूति बकवास लगती है। 2 वर्ष पूर्व पत्नी मांडवी नहीं रहीं। वे रिक्ति महसूस करते हैं, पर खुद को चुका हुआ नहीं मानते। खुद को चुका हुआ मान लेना मनुष्य की पराजय है। पुलिस विभाग का रौबदाब, पुलिस अधीक्षक की कड़कड़ाती वर्दी उन्हें आज भी साधे हुए है। 25 वर्ष मनुष्य की वास्तविक आयु ब्रह्मचर्य। हरिकृपा का जन्म 60 सदस्यों वाले संयुक्त परिवार में हुआ। 4 संतानें खो चुकी अम्मा ने उन्हें बड़ी हिफाजत से पाला। ताला में प्राथमिक शाला थी। आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता उन्हें अपने साथ सवा रियासत में ले गए। पिता राज दरबार में ज्योतिष गणना करते थे। निपुणता और निर्लोभ के कारण राज दरबार में उन्हें सम्मान प्राप्त था। हरिकृपा स्कूल अंतिम वर्ष में थे कि पिता का निधन हो गया। घर के मुखिया कक्कू ने सलाह दी, हरि बहुत पढ़ लिए, नौकरी चाकरी ढूंढो। हरिकृपा मेधावी मेहनती थे, कुछ अच्छा करने की तमन्ना थी। कक्कू, मैं कॉलेज जाऊंगा, ऑफिसर बनूंगा। अकाल पड़ा है, लोग कोदई खा रहे हैं, तुम लाट साहब बनोगे, हमारे पास पैसा दाम नहीं है। हरिकृपा जैसे धुन में थे। थोड़ा मदद करो कक्कू। जनाब अर्थात वे स्वयं ऑफिसर बन ब्याज सहित चुकाएंगे। सवा रियासत के छोटे राजा के जो छोटे भाई थे, खुद को जनाब कहलाना पसंद करते थे। हरिकृपा को छोटे राजा की अंग्रेजी वेशभूषा और शिकार करने की निपुणता प्रभावित करती थी। वे छोटे राजा की तरह अभिजात दिखना चाहते थे, अर्थाभाव में दिख नहीं पाते थे। खुद को जनाब समझने में धन नहीं लगता था, अतः कभी कभी धुन में जनाब की तरह प्रस्तुत हो जाते। कक्कू दंग हुए। जनाब क्या होता है? जिस दिन ऑफिसर बनूंगा समझ जाओगे कक्कू, जनाब के चपरासी बनने लायक नहीं हो। हरिकृपा ने धुन जारी रखी। सभा में कुछ ट्यूशन पकड़ ली। पिता के साथ कभी कभी राज दरबार जाते थे। तत्कालीन नरेश ने उन्हें राजकुल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम सौंप दिया। फीस के साथ साथ कभी कभी दुर्लभ व्यंजन भी मिल जाते। छोटी राजा की पुत्री शैल कुमारी ने गर्ल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। वो कभी कभी उनसे विषय समझती। विषय के साथ व्याह मोह भी दर्ज होने लगा। शैल कुमारी क्षत्रिय और वे विप्र, वो राजकन्या, वे कृषक पुत्र, वो धन संपन्न, वो धनहीन, कोई मेल नहीं। मान्यताएं, परिभाषाएं, संकल्प, नियम गुहा युग से सूचना प्रौद्योगिकी युग तक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपरिवर्तनीय ही हैं, पर मोह पर किसका वश? वे चित्त में शैल कुमारी को उतार रहे थे। उधर कक्कू ने उनका विवाह सुनिश्चित कर दिया। वे कक्कू के सामने थे। कक्कू, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। बीए कर लिए हो?
नौकरी लगने पे करूँगा। कक्कू के निर्णय निष्कर्ष अंतिम होते थे। उनके बेटे ही नहीं, किसी के बेटे उनसे तर्क नहीं करते थे। कक्कू ही नहीं बल्कि पूरे संयुक्त परिवार ने मान लिया था कि हरिकृपा अशिष्टता बढ़ाते जा रहे हैं। कक्कू ने तेजी दिखाई। शहर में छैला बने भागते हो, काज काहे करोगे? तुम्हारा बाप नहीं है इसलिए हम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। हम देखा कि पांडे जी की बिटिया से बात पक्की कर दिए हैं। नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए मेम ढूंढें? सवा की हवा लग गई है। हरिकृपा शिथिल पड़े रहे। जीवन अपना है पर दूसरों के निर्देश पर गुजरता है। पारिवारिक संरचना का खामियाजा भरना पड़ता है। व्यवस्था विरोध को अशिष्टता कहा जाता है। वे शिथिल पड़े रहे, लेकिन विवाह हो गया। तीसरे साल द्विरागमन पर घर आई मांडवी से छिटके रहते। पत्नी के प्रारूप में शैल कुमारी को देखते थे। मिली मांडवी। मांडवी से दूरी बनाए रखने के लिए सवा में MA LLB करते रहे। आर्थिक आधार के लिए शासकीय पाठशाला में अध्यापक बन गए। छोटे राजा की तरह हैट धारण कर शाला जाते। हैट के कारण अलग चिन्हित होते। उन्हें लगता हैट धारण करने से आत्मविश्वास बना रहता है। कुल मिलाकर ये ब्रह्मचर्य के मिश्रित दिन थे। संघर्ष, चुनौतियाँ, जटिलताएं थीं तो चुनौतियों से जूझने का दुर्निवार संकल्प, प्रयास, चेष्टाएं भी थीं। 25 से 50 वर्ष वृषभ आयु अर्थात गृहस्थाश्रम। ये कालखंड मिश्रित फलदायक रहा। उन्हें लगता है आम आदमी का औसत जीवन मिश्रित फलदायक ही होता है, सुख दुख का समानुपात। इस कालखंड में हरिकृपा ने पुलिस उप अधीक्षक का पद पाया। आगे चलकर प्रोन्नत हो पुलिस अधीक्षक बने। ताला में खासकर कुटुंब के लिए अशिष्ट से विशिष्ट बन गए। अम्मा का दिल और आंखें भरी थीं। कितना उलाहना सुने हम हरी, कलेक्टर बन के तुम कुल का नाम चमका दिए। वे दिनों बाद ठठा कर हंसे थे। अम्मा, मैं कलेक्टर नहीं डिप्टी SP बना हूँ। ये कौन नौकरी है? वे हंसते रहे। कलेक्टर। उन्हें ट्रेनिंग के बाद जैसे ही प्रथम नियुक्ति मिली, अम्मा ने मांडवी और उनके 3 वर्षीय पुत्र प्रसन्न को उनके साथ पठा दिया। वे मांडवी को अस्वीकार करते करते किसी सीमा तक स्वीकार करने लगे। जहाँ भी पदस्थ हुए, ईमानदारी और असाधारण कार्य क्षमता के लिए चर्चित रहे। वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान किया लेकिन स्तुति नहीं की। कनिष्ठों परिचितों से सुरक्षित दूरी बनाकर चले कि पुलिस विभाग वालों को सामाजिक सरोकारों से बहुत प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट कहते, अपने विवेक अपने तरीके से काम करूँगा। नतीजे देख सीनियर ऑफिसर उनसे प्लान पूछते थे। एक बार अर्दली एक सेठ जिसका लड़का थाने में बंद था को बंगले में ले आया था। सेठ ने जैसे लेन देन का आशय बताया, वे जूता उतार कर अर्दली को मारने लगे कि सौदेबाज को बंगले में क्यों लाया। अर्दली ने क्षमा मांगी। सेठ भाग निकला। अब वे हैरान होकर सोचते हैं अर्दली ने गलती स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी थी। आज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गुटबाजी और संगठन की ताकत से अधिकारियों को चुनौती देने लगे हैं। उनका ऐसा रुआब था कि सेठ उनके सामने ठहर न सका। आज के भ्रष्ट अधिकारी एकदम प्रभावहीन हैं। उनके बैच के बाद जैसे नैतिकता और ईमानदारी रही ही नहीं। वे अपनी ईमानदारी को अपना यश और धन मानते थे, लेकिन उनके तीनों पुत्र उनकी ईमानदारी को अभाव कहते। उनके रौबदार कलफदार व्यवहार के कारण प्रसन्न और आत्मन उनसे दूरी बनाकर चलते। छोटा सदन अपने छोटेपन का लाभ लेकर किसी सीमा तक उनसे मुठभेड़ कर लेता। बाबूजी, अब कोई ईमानदार नहीं रहना चाहता। बड़े बड़े सेठ साहूकार मनमाने दाम लगाकर जनता का धन लूटते हैं, साहूकारों से रिश्वत लेना चाहते हैं। इन्हें भी तो पता चले। वे बल खा गए थे। सदन, तुम मेरा मार्गदर्शन करोगे? तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए मैं घूसखोर हो जाऊं? ईमानदारी मेरी ताकत है। मेरा मार्गदर्शन न करो, पढ़ाई में चित्त लगाओ। प्रसन्न और आत्मन अव्वल रहते हैं, तुम बिलो एवरेज। स्थिति में तनाव भरकर वे दफ्तर चले गए। घर की हवा कुछ ढीली हुई। सदन ने मांडवी को देखा। माँ, जनाब को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा पूरी कलाओं के साथ सामने आए तब तो विधाता ही बचाएंगे। मांडवी उनके जनाब वाले अलंकार को पुत्रों से कह कभी कभी विभोर होती थी। बताने लगी, एक बार ताला में जनाब हमसे नाराज हो गए थे। ओसारी में साइकिल रखी थी, उठाकर हमारे ऊपर फेंकने दौड़े। हम फुर्तीले निकले, वरना जनाब हाथ पैर तोड़ देते। तुम बाबूजी को सुधारने की कोशिश नहीं करती थी? सदन, तुम करके देखो। लॉकअप में ठूंस दिया जाऊंगा। वैसे भी मेरे पढ़ाई के निम्न औसत स्तर को देखकर वो मलिन रहते हैं।
हरिकृपा को सफलता से लगाव था। प्रसन्न का चयन मेडिकल में और आत्मन का इंजीनियरिंग में होना उन्हें जिस गौरव से भर रहा था, सदन का बीए करना उस गौरव को खंडित कर रहा था। सदन, तुम बीए के बाद लॉ करो, वकालत जमाओ। मेरा कचहरी से संपर्क रहता है, स्थापित वकीलों का बड़ा रुतबा होता है। मैं आपकी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं जा सकता। मेरे जैसी काबिलियत हो तो जा सकते हो। जाऊंगा और राजधानी में बड़ा मकान बनवाऊंगा। ताला के पुश्तैनी घर में 2 दिन भी रहने में दिक्कत आती है, वहाँ असंख्य लोग भरे हुए हैं। ये जैसे आंख खोल देने वाला वाक्य था। बंगलों में रहते हुए ख्याल नहीं आया सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ रहेंगे। जिस पुश्तैनी घर में उन्हें अशिष्ट समझा जाता रहा, वहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। उन्होंने पुश्तैनी घर में हिस्सा छोड़ बगल की भूमि में गृह निर्माण करवाकर घर को ताला हाउस का नाम देकर अपनी सेवानिवृत्ति का बंदोबस्त कर लिया। 50 से 75 वर्ष, श्वान आयु अर्थात वानप्रस्थ। ये काल भी मिश्रित फलदायक रहा। हरिकृपा इस आयु वर्ग में हैं पर दुरुस्त हैं। हैट लगाकर चलते हैं तो हष्ट पुष्ट और ताज़ा दिखते हैं। इस कालखंड में कार्डियोलॉजी के सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका गया प्रसन्न अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी मेखला के साथ वहीं बस गया। आत्मन अर्धशासकीय कंपनी एसीसी में इंजीनियर नियुक्त हुआ। उसकी पत्नी विवेकी चमकदार दहेज लाई। सिफर वकालत वाले सदन के लिए उत्तम प्रस्ताव नहीं आ रहे थे। हरिकृपा ने अपने सिपाही की शिक्षित कन्या नवनी से सदन का प्रणय करा। दहेज में सूप, पान, 1 कटोरा चावल, 11 रुपये मात्र ले विवाह को उल्लेखनीय बना दिया। दोनों चेतना संपन्न बहुएं अपने अपने पति के साथ सटक लीं। छोटी बहू उपकार से दबी होनी चाहिए ताकि उन्हें बुढ़ापे में अच्छी सेवा मिले। सभा में वकालत करने के लिए छोटे किराए के घर में रहते हुए सदन को अवनति का दौरा जैसा पड़ता। वो अब तक हरिकृपा के साथ बंगले में रहता था। 2 कमरे के घर में सांस अवरुद्ध होती जान पड़ती। मौके बेमौके नवनी के साथ हरिकृपा के पास चला जाता। माह 2 माह वकालत की सुध ना लेता, वे सुध दिलाते। सदन, साल में 6 महीने यहाँ पड़े रहते हो, इस तरह वकालत नहीं होगी। बाबूजी, मुझे छोटे से घर में घुटन होती है। आपने पता नहीं क्या सोचकर ताला में ताला हाउस बनवाया। सवा में बनवाते तो मेरे काम आता। काम आ सकता है। ताला से सवा की दूरी 20 किलोमीटर मात्र है। दोपहिया वाहन ले लो, ताला से आना जाना करो। मेरी तरफ से ताला हाउस में ताला पड़ा समझिए, ताला में नहीं रहूँगा। मांडवी को सदन की बात में अर्थ दिखाई दिया। मुझे भी लगता है सवा में मकान बनवाते तो बेहतर होता। पहले सलाह दे सकती थी, जैसे आप मान ही लेते। बकवास। वे आंगन में जाकर फनफनाते हुए टहलने लगे। कमरे से आता सदन का स्वर उन तक पहुंच रहा था। माँ, तुम और बाबूजी ठाठ से बंगले में रहो। प्रसन्न भाई, आत्मन भाई ऐश करें, मैं ताला में गारद हो जाऊं, ये ना होगा। उनका फनफनाना तेज हो गया। उन्होंने आत्मसमर्पण के बाद स्पेशल जेलों में रखे गए दुर्दान डाकुओं को अपने व्यवहार से मनुष्य बनाया, लेकिन औलादें उन्हें उनकी त्रुटियाँ बताने लगी हैं। उन्हें पिछली दीपावली का स्मरण हो आया। सुयोग से तीनों बेटे त्यौहार पर एकत्र हुए थे। वे उत्फुल्ल थे, पर ताला हाउस की चर्चा ने त्यौहार को विषाद में बदल दिया था। बड़े कमरे में आते हुए उन्होंने प्रसन्न का स्वर स्पष्ट सुना था। माँ, बाबूजी महकमे में दूरदर्शी कहे जाते हैं। ताला हाउस किस दूरदर्शिता का प्रमाण है? सवा में बना होता तो सदन का बंदोबस्त हो जाता। किराए के दड़बे में रहता है। मांडवी बोली, ताला से सवा आना जाना कर सकता है। आत्मन ने प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। माँ, तुम ताला में कितना रहती हो? बाबूजी कितना जाते हैं? सदन कैसे रहेगा? सदन ने व्यथा कही। बाबूजी को बस ताला हाउस की फिक्र है। चाहते हैं रिटायरमेंट पर ताला पहुँचे तो ये खादिम हुक्म बजाने के लिए तैयार मिले। हरिकृपा बड़े कमरे में सहसा प्रकट हो गए। सदन, घर में बहस न झाड़ो। कचहरी में झाड़ो तो वकालत का कुछ सबूत मिले। मैं तुम्हें हर माह पैसा भेजता हूँ, वरना तुम्हारी औकात दड़बे में रहने लायक भी नहीं है। सदन ने निर्भीक होकर कहा, मेरा चित्त प्रसन्न नहीं रहता। वकालत के लिए लगन कैसे जागृत हो? सुविधा भोगियों में लगन जागृत नहीं होती। आजकल के लड़के ढोंगी हैं। तीनों भाइयों में तुम सबसे अधिक बेवकूफ़ और अनुभवहीन हो, अशिष्ट और मुंहजोर हो। जानते हो मैं कितने कष्ट में पढ़ा हूँ। भूखा रहा, सवा से ताला पैदल गया। बरसात में नदी बढ़ी थी। रात के अंधेरे में नदी पार करते हुए मुर्दे की खोपड़ी पकड़ ली थी। लगन इसे कहते हैं। मांडवी मध्यस्थता करने लगी। अपने संघर्ष और कष्ट बार बार क्यों बताते हैं? बताकर जुर्म नहीं करता हूँ,
लड़के बराबर के हो जाएं तो फटकारना भद्दा लगता है। बराबर के होकर मेरे बाप नहीं बन जाएंगे। हरि कृपा आतिश की तरह भभके, लेकिन लगने लगा तालाब में घर बनवाना अव्यवहारिक निर्णय था। सदन प्रसन्न और आत्मन की भांति सक्षम नहीं है, फिर भी उसके कुछ अरमान, उम्मीदें, आवश्यकताएं हैं। उन्होंने सवा में एक सज्जन का घर किश्त में खरीद लिया। सदन को लगा एक सपना पूरा हुआ। अब वकालत में लगन जागृत होगी। कार्य पद्धति और व्यवहारिक तरीके से बाबूजी को सफल होकर दिखाएगा। नहीं जानता था सेवानिवृत्त बाबूजी यहीं डेरा जमाएंगे। कुछ दिन तालाब में फुर्सत का सुख ले उन्होंने सदन को तलब किया। तुम्हारे साथ वकालत करूंगा। मेरे पद का प्रभाव पुलिस, जज, क्लाइंट्स पर पड़ेगा। तुम्हें लाभ मिलेगा। सदन का बदन सूख गया। इनकी संगत में ना स्वतंत्र रह सकता है, ना इनके कथन को अपुष्ट सिद्ध कर सकता है। इनका अनुशासन, नीति, विधान, कड़क व्यवहार वकालत को बंद कर देगा। बोला, बाबूजी वकालत नहीं, आराम कीजिए। मुवक्किल, जज, पेशकार, नाजिर सबकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। आप इतने बड़े पद पर रहे हैं। मैं ऐसी वकालत करूंगा कि सब मेरी जी हुजूरी करेंगे। मैं एकदम फिट हूँ, बेकार नहीं बैठूंगा। आपसे कानूनी सलाह लेता रहूँगा। इतना काम किया, अब आप आराम कीजिए। आराम फरमाते हुए मैं शोभा पुरुष की तरह घर की दालान में बैठकर आने जाने वालों का हिसाब नहीं रखूँगा, वकालत करूँगा। लाइसेंस बनवाकर वे वकालत में कूद पड़े। जल्दी ही मोह भंग हो गया। कहाँ पुलिस अधीक्षक की गरिमा, लाल बत्ती गाड़ी, सिपाहियों के सैल्यूट, जांच, निरीक्षण, बैठकें, दौरे, मुठभेड़, और कहाँ जमीन जायदाद, पट्टे, दुकान, हत्या, अपहरण में जूझते उलझते शातिर लोग। अधिकारों का अहंकार दिखाते जज, पेशकार, नाजिर, सरकारी वकील, आदेश, निर्देश, रिमांड, चालान, पेशी की बढ़ती तारीखें, लंबित पड़े मुकदमे। वे अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। दुर्व्यवस्था से संधि नहीं करेंगे। सदन न्यायालय में ना नियमितता है, ना समय की पाबंदी, ना काम करने का उत्साह, ना ईमान, ना नैतिकता। भयावह है। सदन के लिए अनुकूल बात थी। आपकी ईमानदारी, नैतिकता, निष्ठा बिगड़ती जा रही व्यवस्था से तालमेल नहीं बैठा पाएगी। उन्हें अपने जीवन मूल्यों का उल्लेख अच्छा लगा। कुछ दिन तालाब में रहकर खेती बाड़ी देखना चाहता हूँ। अपनी प्रॉपर्टी की खोज खबर रखनी चाहिए। आपको चेंज की ज़रूरत है। वे मांडवी के साथ ताला आ गए। अब तक अपने ऊपर पर्याप्त विभागीय काम लादे रहे। ताला और ताला हाउस को भरपूर महसूस करने का अवसर कम मिला। 35 एकड़ खेतिहर भूमि पट्टीदारों की निगहबानी में रही। पट्टीदारों ने अधिया तेहरा का उचित हिसाब कभी नहीं दिया। अब वे अपनी व्यवस्था देखेंगे। खेती से अच्छी आय होगी, लेकिन उन्हें नगरीय जीवन शैली का अभ्यास था। ताला में अड़चने ही अड़चने। ट्रांसफार्मर जल जाने से 2 माह विद्युत आपूर्ति बाधित रही। कुएं का खारा जल। गांव के लोग दरबार लगाकर निरर्थक बातें करते। उन्होंने सार्थक उद्देश्यपूर्ण समय बिताया था। निरर्थकता, निष्प्रयोजन में खाली बैठे ग्रामीण जनों के साथ समय बिताना अहम के विपरीत जान पड़ता। जीवन भर की मेहनत और व्यस्तता के बाद बेकार हो जाना विचित्र लगता। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, पर उनके पास बहुत थोड़ा काम है। टहलना, खाना, सोना, अर्थात स्वास्थ्य, पाचन, नींद की फिक्र करना। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ वे सेवा दें? अचानक स्कोप क्यों खत्म हो जाते हैं? खेती में ना रुचि थी, ना बन पा रही थी। 6 माह ताला में रहे वे सवा लौट आए। प्रत्यक्ष कारण नहीं था, लेकिन लगता सदन केंद्र में स्थापित हो गया है। वे परिधि में ढकेल दिए गए हैं। समय को सार्थक करने के लिए सदन की बेटियां जुनू और मीनू को पढ़ाने लगे। जुनू के अनुपात एवं समानुपात के सवाल जो उन्होंने हल करवाए, लेकिन शिक्षिका ने गलत सिद्ध कर दिया। जुनू ने बताया, बाबा आंसर सही है, लेकिन मेथड गलत है। उन्हें अपनी याददाश्त और योग्यता पर पूरा भरोसा है। प्रविधि कैसे गलत हो सकती है? जुनू, मैं तुम्हारी टीचर से मिलकर उसकी विद्वता देखूंगा। मुझे गणित में पूरे अंक मिलते थे। आप स्कूल नहीं जाएंगे। पेरेंट्स शिकायत करते हैं तो टीचर स्टूडेंट्स को टीज़ करते हैं। देखता हूँ कौन टीज़ करता है। कल तुम्हारे स्कूल चलूँगा। वे पूरी तरह हताश थे। सचमुच किसी लायक नहीं रहे। इतने भी नहीं कि छोटी कक्षाओं में पढ़ती जुनू मीनू को गृह कार्य करा सकें। संभावनाएं इस तरह खत्म क्यों हो जाती हैं? इस तरह चुकते चले जाना कितना संताप देता है। सदन ने उनकी हताशा बढ़ा दी। बाबूजी, न वकालत पहले जैसी रही, न बच्चों की पढ़ाई। शिक्षा प्रणाली बदल गई है, पुस्तकें बदल गई हैं। टीचर की क्या गलती? आप स्कूल जाने की जिद कर रहे हैं। जुनू डरी हुई है। मामूली बात को गंभीर बना देने की आपकी आदत है। मीनू लहक कर हंसी। बाबा, आप कितने डेंजरस हो।
डेंजरस शब्द ने तीर की तरह वार किया। उन्होंने ऊंचे पद की भव्यता देखी है, बच्चे उन्हें खतरनाक कहने लगे हैं। इस घर की तीसरी पीढ़ी अशिष्ट है। मीनू को उपेक्षित कर उन्होंने सीधे सदन से कहा, सदन, मैं डेंजरस हूँ? तुमने शिक्षा दी है जुनू और मीनू को? मैं तुम जैसे अफलातूनों के बीच नहीं रहूँगा। कल सुबह ताला चला जाऊँगा। उनकी रौबीली आवाज़ आज भी पुलिस के नए जोशीले जवान की तरह बुलंद है। मांडवी ने माहौल संभालने का प्रयास किया। ताला? ऐसे कैसे? मैं इन अफलातूनों की ज़िंदगी बनाने के लिए जीवन भर त्याग तपस्या करता रहा। मेरा मजाक बनाया जा रहा है? तीनों भाई त्याग तपस्या सुनकर बड़े हुए हैं। सदन बहुत सादे धीमे स्वर में बोला, बाबूजी, आपने हम सबके लिए बहुत किया है, पर क्या हमारे लिए ही? आपका पद, ताला हाउस, प्रसन्न भाई और आत्मन भाई की सफलता आपकी इच्छा और संतोष नहीं है? हम जो भी कोशिश करते हैं उसके केंद्र में कोई हो ना हो, हम जरूर होते हैं। मानता हूँ मैं वकालत में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, आपको खीज होती होगी। बाबूजी, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, मेरी इतनी ही है। उन्हें सदन पूरी तरह गलत नहीं लगा। मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखता है, लेकिन वे स्वयं को लूज़र नहीं मानना चाहते। जुनू मीनू की पढ़ाई उनकी समझ से परे है, तो यहाँ भी वही टहलना खाना सोना बचता है। सदन, क्या चाहते हो? रस्म अदायगी करता हुआ जिंदा रहूं? तुम लोगों के अभिप्राय भापता रहूं? दालान में शोभा पुरुष बनकर बैठूं? सोचूं उम्र का एक दिन कम हुआ, शेष दिन ताला में गुजारूंगा। अटल फैसला। सदन और नवनी का आग्रह अनुग्रह व्यर्थ। वे अपने अहम अहंकार को कंधों पर लादे हुए ताला आ गए। अफलातूनों को दिखा देंगे, अब भी जीवन को युद्ध की सी अनिवार्यता की तरह लेते हैं। लगा ताला उन्हें हरदम ग्रहण करना चाहता था, लेकिन वे ताला को ग्रहण नहीं कर रहे थे। बात स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो तो सब कुछ सहज होने लगता है। वे खेती में रुचि लेने लगे। अप्रत्याशित रूप से उपज बढ़ने लगी। प्राथमिक विद्यालय बढ़ते बढ़ते उच्चतर माध्यमिक हो गया था। वे सर्वसम्मति से विद्यालय के अध्यक्ष बना दिए गए। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय पढ़ाने लगे। विद्यार्थी उन्हें सर कहते। उन्हें पुलिस विभाग के कलफदार दिन याद आ जाते। लगता आज भी उनमें कौशल है। विद्यार्थियों को सहयोग दे सकते हैं, ताला के विकास को लक्ष्य बना सकते हैं। उन्होंने ताला नहीं छोड़ा, माधवी के निधन के बाद भी, सदन और नवनी के दबाव डालने पर भी नहीं। दिन बीत रहे थे। प्रस्ताव लेकर सदन ताला आया। सोच रहा था बाबूजी धिक्कारेंगे। काम पड़ा तो चरण प्रक्षालन करने आ गए, पर उनके सहयोग के बिना काम असंभव न सही कठिन है। बाबूजी, फ़ोन पर मैंने बताया था ना, जुनू का पीएमटी में चयन हो गया है। उसे इंदौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। आप पोस्टिंग पर इंदौर में रहे हैं, परिचित जगह है। जुनू रैगिंग के कारण हॉस्टल में नहीं रहना चाहती। यदि किराए का मकान लेकर आप साथ में रहें तो जुनू को सहारा हो जाएगा। जुनू को अकेले वहाँ रखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हरि कृपा मौन साधे रहे। सदन उनके मौन को बाँचता रहा। बाबूजी, ये ना समझ लें उन पर आर्थिक भार पड़ेगा। ये मेरी हैसियत से बड़ा खर्च है, पर मैंने मैनेज करने की कोशिश करी है। जुनू बहुत उत्साहित है। उन्होंने सीधे सदन को देखा। हैसियत कुछ नहीं है, पर इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि खुलकर सहायता नहीं मांग रहा है। उन्होंने सदन और अपने व्यवहार पर सोचा। संबंधों के बीच संकोच कहाँ से आ जाता है? संबंध इतने अविश्वसनीय और तल्ख कैसे हो जाते हैं कि एक दूसरे से सीधा वास्ता रखने में घबराहट होती है। एक परिवार कितने परिवारों में बंट जाता है। जुनू क्यों सदन की जिम्मेदारी है, उनकी नहीं? उन्हें इतना क्रोध आया। अहंकार स्वस्थ मानसिकता नहीं है। वे चाहते रहे हर कोई उन पर केंद्रित रहे, प्रमुखता दे, उपकार माने। ये शायद अवचेतन का कोई भय या हीनता है। उन्हें शिद्दत से लगा अपना टूटना जाहिर नहीं करते, पर भीतर से टूटते गए हैं। शिद्दत से लगा परिवार उनके लिए आर्थिक नहीं पर भावनात्मक ज़रूरत है। टहलना खाना सोना, इतना ही रह गया है जीवन। जुनू की मदद कर समकालीन बने रहने का यह अच्छा अवसर है। मैं सक्षम हूँ। इंदौर में रहूँगा तो वहाँ की जिम्मेदारी मेरी होगी। कितना मैनेज कर लेंगे? आइडिया हो जाता तो। मैं घर, जुनू की पढ़ाई सब मैनेज कर लूँगा। मुझ में आज भी इतना दम है कि बच्चों का भार वहन कर सकता हूँ। 75 से 100 वर्ष, चमगादड़ आयु अर्थात संन्यास। उन्होंने माना सदन सही वक्त पर सही प्रस्ताव लेकर आया है। चमगादड़ की तरह सुस्त नहीं हुए हैं, पर एक दायरे में सिमट कर रह गए हैं। पसलियाँ कमज़ोर होने लगी हैं, हड्डियाँ चटकने लगी हैं। एक दिन ताला में शोर मचेगा। एसपी साहब रात को सोए सुबह नहीं उठे। अब तक मोबाइल आ चुका था।
कई बार इच्छा हुई सदन को कहें, बीमारियां सोबत बढ़ाती जा रही हैं। चमगादड़ की तरह मृत्यु की प्रतीक्षा में सुस्त नहीं होना चाहता। अकेले हताशा आ रही है, पर झिझक के चलते खुद को स्वस्थ तुष्ट बताते रहे। प्रस्ताव पर उन्हें लगने लगा, अकड़ने वाली उम्र थी, अकड़ लिए। अब झुकने वाली उम्र है, झुकना चाहिए। अच्छी बात यह है, झुकना उपकार की तरह लगेगा। वे नए सिरे से सक्रिय होने लगे। इंदौर के अनुभवों को याद किया, मित्र कौशिक को मोबाइल पर बताया, किराए पर सुविधाजनक मकान की व्यवस्था करो। कौशिक हुलहुला गए, मैंने ऊपरी मंजिल बनवा ली है, पहले किराएदार आप ही बनोगे। मेरे बच्चे साथ में नहीं रहते, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो बूढ़े। इंदौर। कौशिक ने घरेलू काम के लिए अपनी बाई को नियुक्त कर दिया। हरिकृपा कौशिक के साथ दोनों वक्त सैर के लिए जाते, दोपहर में किताबें पढ़ते, जुनू का ख्याल रखते। जुनू को ये ममता से भरे लगने लगे। उन्हें कॉलेज के किस्से सुनाती। बाबा, हम मेडिकल स्टूडेंट्स डेड बॉडी को घेर कर खड़े थे। एनाटॉमी समझाई जा रही थी। किसी फ्लूइड का बहाव हुआ या जो भी छोटी हरकत ले, डेड बॉडी आगे की ओर थोड़ा सा इस तरह तन गई जैसे उठने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्ला पड़ी, अंकल जी उठ गए। बहुत फटकार पड़ी मुझे। तब से लड़के मुझे अंकल जी कहते हैं। पुलिस वाले की पोती होकर डरती हो? डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें लोगों की जान बचाने का काम दिया गया है। जब भी बीमार पड़ूंगा तुमसे इलाज कराऊंगा। मीनू जुनू की तरह मेधावी नहीं थी, लेकिन वे उसे चिकित्सक बनने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे थे। इंदौर में 1 साल कोचिंग कराई। मीनू का चयन BDS में हुआ। मीनू उत्साहित नहीं थी। जुनू कागज़ कलम लेकर कहीं भी पर्चा लिखने लगेगी, पर डेंटल ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, बड़ी बड़ी कीमती मशीनें चाहिए, बाबा BDS बेकार है। उन्होंने हौसला दिया, मेरे पास पैसा है, कम पड़ेगा तो लोन लूँगा, खेत बेचूँगा, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदूँगा। मेरे दांत हिलने लगे हैं, तुम्हारा पहला पेशेंट मैं बनूँगा। मीनू ने BDS में दाखिला ले लिया। इन वर्षों में बढ़े हुए BP के कारण वे 2 बार अस्पताल भर्ती हुए। जुनू के कारण उन्हें उत्तम उपचार मिला। लगा ताला में होते तो गोलोकवासी हो जाते। जुनू अपने साथ PG कर रहे तमिल चिकित्सक से विवाह करना चाहती थी। सदन दहशत में था। वे परंपरा, मर्यादा, नैतिकता पर जोर देते हुए हड़कंप मचा देंगे, पर वे कृपा देने पर उतारू थे। सदन चिकित्सक जाति और धर्म से ऊपर होता है। जुनू का फैसला सही है। मीनू की शादी भी डॉक्टर से करना, संभव हो तो मीनू और उसके पति को अपने साथ रखना। जमाना बदल गया है, संतान बेटा हो या बेटी क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है। मीनू का विवाह भी चिकित्सक के साथ हुआ, लेकिन हरिकृपा विवाह के 1 साल पहले गोलोकवासी हो गए। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी धूप छाँव के दिन। मुझे पूरी आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी प्रस्तुति और चैनल का कंटेंट दोनों ही पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक और शेयर भी करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।